क्या लाए थे स्मॉल? फिर ठीक है, चलिए यारों लेट्स स्टार्ट। ओफो, जल्दी आइए यारों। फास्टर फास्टर फास्टर। Yes, people, let's do it. Let's start. Let's start. Let's start. We're starting the new chapter, chapter number 14, Institution of Directors. पूरा फोकस यहीं पे। अगर चैप्टर 14 स्मूथली उतर गया आपके दिल के अंदर, तो चैप्टर नंबर 15, 16 विल बी लाइक अ पीस ऑफ केक। चैप्टर नंबर 14 इज द की। एक बार चैप्टर नंबर 14 हो गया, 15, 16 बहुत स्मूथली है, जाएगा एकदम आराम से। तो पूरा फोकस यहीं पे। वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर 14, इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे पहली चीज, एकदम बेसिक चीज, चैप्टर स्टार्ट हो रही है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर अ वन पर्सन कंपनी। फॉर अ वन पर्सन कंपनी मिनिमम डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एकदम कंफर्टेबल है। मिनिमम मेंबर्स ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक, एकदम कंफर्टेबल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इज 15. Maximum directors a company can have is 15, but this limit can very well be increased by passing a special resolution. कोई तकलीफ नहीं है, एकदम कंफर्ट लेवल पे आ रहे हैं। उसके बाद में अब हम आ रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स पे। उसके पहले एक मिसलेनियस सा टॉपिक है, कंपनीज एक्ट 2016 से नया आया है। कंपनीज एक्ट 2016 ने दो तरह के नए डायरेक्टर्स कंपलसरी कर दिया। वन, वुमेन डायरेक्टर। वन उन्होंने कंपलसरी कर दिया वुमेन डायरेक्टर। उन्होंने सबसे पहले एक किया वुमेन डायरेक्टर कंपलसरी। वुमेन डायरेक्टर इज कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरी कंपनी। सब लोग ध्यान से, वुमेन डायरेक्टर इज कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरी कंपनी जिसके लिमिट्स यहां स्पेसिफाइड हैं। सब लोग एकदम ध्यान से। सबसे पहली चीज तो फॉर ईच एंड एवरी लिस्टेड कंपनी। हर लिस्टेड कंपनी को अपने बोर्ड पे, उनके बोर्ड पे मान लीजिए 15 डायरेक्टर्स हैं, एटलीस्ट वन मस्ट बी अ वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर, बिल्कुल ठीक है। एंड देयर आफ्टर अदर पब्लिक कंपनीज के अंदर भी ऑल द कंपनीज हुज पेड अप कैपिटल इज मोर देन इक्वल टू 100 CR एंड टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 300 CR। ये लिमिट दी गई है। इस लिमिट से ऊपर जैसे ही जाते हैं कहीं पे भी, इसके बीच में क्या आएगा? और अगर कहीं पे भी इस लिमिट को अगर आपने क्रॉस किया तो आपके लिए कंपलसरी है टू अपॉइंट अ वुमेन डायरेक्टर। टू अपॉइंट अ वुमेन डायरेक्टर, बिल्कुल एकदम इजी टू गो है। हम पढ़ रहे हैं वुमेन डायरेक्टर किस किस के लिए कंपलसरी है? एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर कंपनी हुज पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू मोर देन 100 CR, टर्नओवर इक्वल टू मोर देन 300 CR। याद रहेगा ना, 100 300 इज फॉर कंपनी। उसके अलावा एक और जो कंसेप्ट है, प्लीज सेटल डाउन फास्ट, प्लीज सेटल डाउन फास्ट। उसके अलावा जो एक और कंसेप्ट आया है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ अ रेसिडेंट डायरेक्टर। ईच एंड एवरी कंपनी मस्ट हैव अ रेसिडेंट डायरेक्टर। ये वुमेन डायरेक्टर हो गया। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट रेसिडेंट डायरेक्टर। ईच एंड एवरी कंपनी मस्ट हैव अ रेसिडेंट डायरेक्टर। अब यहां पे सब लोग यहां हु इज अ रेसिडेंट काउंट करने के लिए प्लीज सेटल डाउन फास्ट। रेसिडेंट डायरेक्टर काउंट करने के लिए आपको देखिए, आपने इनकम टैक्स एक्ट में देखा है हु इज अ रेसिडेंट। उतना आपको इनकम टैक्स एक्ट में जो बहुत सारे सबसेक्शन सेक्शंस रहते हैं ना, उधर जाने की जरूरत नहीं है। यहां कंपनीज एक्ट ने बड़े सिंप्लीफाइड मैनर में कह दिया है। सब लोग यहां any person who has stayed for a period of 182 days in the preceding year is a resident for this year। तो आपके बोर्ड पे कम से कम एक रेसिडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए। तो वेरी इजी प्रोविजंस, ये दो प्रोविजंस हैं जो कंपनीज एक्ट 13 ने ऐड किए, वुमेन डायरेक्टर एज वेल एज रेसिडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर्स एज वेल एज रेसिडेंट डायरेक्टर। अब यारों सुनिए, अब प्लीज सरल हो जाइए। अब जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर वो लिंक में चलेगा नेक्स्ट 20-25 मिनट्स के लिए। पूरा एक ही टॉपिक है, वो लिंक में चलेगा, तो प्लीज सेटल डाउन सो दैट वी कैन स्टार्ट दैट टॉपिक। बड़ा इजी सा टॉपिक था, ये पेन डाउन कर लीजिए, 100 300 एंड रेसिडेंट डायरेक्टर की लिमिट्स। प्लीज सेटल डाउन फास्ट। या
अब अब सुनिए, अब मुझे सब लोग चाहिए एकदम बोर्ड पे, कोई इधर उधर नहीं, नोट्स में कुछ नहीं, पूरा इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर है ना, वो पूरा एक ही चार्ट में कवर होता है। यारों सुनिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बिल्कुल मूवमेंट नहीं, अब पूरा ध्यान आपका मुझे चाहिए सिर्फ बोर्ड पे, पूरा ध्यान सिर्फ बोर्ड पे, पूरा कुछ मूवमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा ध्यान बोर्ड पे। एक ही चार्ट के अंदर हम पूरा सब्सटैंशियल पार्ट कवर करने वाले हैं इस चैप्टर का। एक ही चार्ट बनेगा, पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर होगा, तो पूरा फोकस यहाँ पे, बिल्कुल मूवमेंट नहीं, कोई नोट्स में कुछ नहीं देखना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं हम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, कि आखिर डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है। प्लीज मैम फास्टर। पूरा फोकस यहाँ पे। मैं क्या कह रहा हूँ यारों, इतना सा भी मूवमेंट नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, इस पे से एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा। जो मैं चार्ट अभी बना रहा हूँ उस पे से एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो पूरा फोकस यहीं पे। हम पढ़ रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, क्या आखिर डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है, क्या आखिर डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स की। कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स की। फर्स्ट डायरेक्टर्स हैव टू बी अपॉइंटेड एज पर दी एओए, मतलब आपको अपनी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना होता है। मुझे बताइए, हमने एमओए देखा, एमओए के 6 क्लॉजेस पढ़े, क्या एमओए में कहीं पे भी था डायरेक्टर का क्लॉज? तो वो आता है एओए में। तो फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम, द नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन एओए। फर्स्ट डायरेक्टर का नाम एओए में होना चाहिए। If articles of association, if the AOA does not contain the name of the first directors, if AOA does not contain the name of the first director, thereafter the subscribers of MOA will be deemed to be the first directors. एकदम इजी लैंग्वेज में। यहां पे सबसे पहले बात क्या कर रहे हैं हम, कहां पे होना चाहिए फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम? एओए में। अगर एओए में नहीं है तो फिर सब्सक्राइबर्स ऑफ द एमओए, एमओए के जो सब्सक्राइबर पढ़े थे ना, वो दोस पीपल विल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स। ये अपॉइंट कर लिया फर्स्ट डायरेक्टर्स। सब्सीक्वेंटली, चलिए फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हो गया, उसके बाद सब्सीक्वेंटली डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे? subsequent directors will be appointed at जनरल मीटिंग। सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग पे। अरे साहब, तो फर्स्ट को भी जनरल मीटिंग पे अपॉइंट कर लेते ना। अरे यारों, जब जनरल मीटिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जनरल मीटिंग, पहली जनरल मीटिंग कब होती है? अराउंड 1.5 साल बाद। तो तब तक कंपनी का डायरेक्टर लिस्ट चलेगी क्या? एंड हेंस फर्स्ट डायरेक्टर तो आपको डे 1 से अपॉइंट करके रखना होगा। उसके बाद में एक बार फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, फिर एवरी जनरल मीटिंग पे आप अपॉइंट कर सकते हैं। यहां पे आप एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ेंगे, द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स। कि आखिर कैसे हर जनरल मीटिंग पे आप डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं? बिकॉज कंपनी लॉ ने इतना बेहतरीन कंसेप्ट डिराइव किया है, विच इज ऑफ रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स, जहां पे हर जनरल मीटिंग पे कोई ना कोई डायरेक्टर तो रिटायर होता ही है। एंड हेंस वहां पे रीअपॉइंट, रिटायर, रीअपॉइंट, अपॉइंट, नया अपॉइंट, पुराना अपॉइंट, इस तरह से कुछ ना कुछ स्टोरी चलती रहती है। एंड हेंस डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं एट जनरल मीटिंग। बिल्कुल ठीक है, ये हो गया। चलिए साहब, कहने का मतलब है अपॉइंट करने की पावर है शेयर होल्डर्स के पास। सब लोग ध्यान से, देयर आर सर्टेन, जनरल मीटिंग पे अपॉइंट होते हैं मतलब किसके पास है? शेयर होल्डर के पास। देयर आर सर्टेन केसेस वेयर द पावर हैज बीन गिवन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन कौन से केसेस है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है? फर्स्ट, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर। सेकेंड, एडिशनल डायरेक्टर। एंड थर्ड, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। ये 3 केसेस हैं जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गेट्स द पावर। जनरली हु हैज द पावर? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ना, जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर। लेकिन इन 3 केसेस में हु गेट्स द पावर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दे कैन अपॉइंट।
और क्या क्या होता है, और कभी कभी इवन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑल्सो गेट द पावर टू अपॉइंट। ये कौन सा डायरेक्टर होता है? नॉमिनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास भी होती है। और एक लास्ट केस कभी कभी होता है, एक स्मॉल शेयर होल्डर भी अपॉइंट करते हैं, उस डायरेक्टर को कहा जाता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ये इतने ही टाइप्स हैं जिस तरह से डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। यहां पे स्टोरी खत्म हो जाती है। जनरली डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं एट जनरल मीटिंग, लेकिन फर्स्ट डायरेक्टर है तो वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं कर सकते, तो वो यहाँ 3 केसेस पढ़ेंगे। यहाँ पे भी जनरल मीटिंग तब हम वेट नहीं कर पाते। ये 3 केसेस वो होते हैं जहां पे हम जनरल मीटिंग का वेट नहीं कर सकते, एंड हेंस हम अपॉइंट कर देते हैं बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक है बाय बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उन्होंने हमारी कंपनी को बहुत सारा लोन दिया है, उन्होंने हमारी कंपनी को बहुत सारा लोन दिया है, एंड हेंस जब वो लोन दे रहे थे तब उन्होंने हमसे अग्रीमेंट में एक पॉइंट लिखवा दिया कि हमारे बोर्ड पर एक डायरेक्टर वो अपॉइंट करेंगे, तो इसे कहा जाता है नॉमिनी डायरेक्टर। एंड द लास्ट इज स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, कि हमारे जो मासूम से शेयरहोल्डर्स हैं, हमारे जो मासूम से स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, दे वरंट गेटिंग अ चांस टू अपॉइंट एनी डायरेक्टर, एंड हेंस बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट की तो उनको भी एक डायरेक्टर अपॉइंट करने का चांस दिया गया, दैट इज स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। दैट इज स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। सब समझा है? अब एक एक करके हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को पढ़ के उसको रैप अप करते हैं सब लोग यहीं पे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एंड वी आर रैपिंग इट अप। सब लोग ध्यान से। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पढ़ने के पहले एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, कोई बुक में कुछ नहीं, पूरा फोकस यहीं पे। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पढ़ने के पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए कि आखिर स्मॉल शेयर होल्डर्स होते कौन है। स्मॉल शेयर होल्डर्स रिफर्स टू पीपल हु हैव शेयर्स नॉमिनल वैल्यू अप टू 20,000, अप टू 20,000, ठीक है ना। स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं हु होल्ड्स शेयर्स नॉमिनल वैल्यू अप टू 20,000। कोई तकलीफ यहां पे? एकदम कंफर्टेबल। अगर ये लोग एप्लीकेशन देते हैं तब जाके अपॉइंट करते हैं हम किसी को एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अगर ये लोग एप्लीकेशन देते हैं तब हम जाके अपॉइंट करते हैं किसी को एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब यारों क्वेश्चन आता है, आखिर एप्लीकेशन कौन दे सकता है? हु कैन अप्लाई? मैं अभी तक पढ़ रहा हूं, स्मॉल शेयर होल्डर ही पढ़ रहे हैं हम। हु कैन अप्लाई? ईदर ईदर 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स होने चाहिए, या तो होने चाहिए 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, या फिर 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर। दीज पीपल कैन गिव एन एप्लीकेशन। एकदम ध्यान से, हमने स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर खत्म कर दिया। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या होता है? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर व्हिच इज अपॉइंटेड बाय अ small shareholder. Small shareholder refers to people who have shares nominal valuing 20,000 or less. उसके बाद में small shareholder में who can apply या तो 1000 small shareholder या फिर 1/10 of total small shareholder। अगर उन्होंने एप्लीकेशन दे दी तो कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो कंपनी को अपॉइंट करना होता है एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। दिस इज द स्टोरी ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। वेरी इजी एंड वेरी क्लियर। नॉमिनी डायरेक्टर की कोई स्टोरी नहीं है। अगर बैंक से लोन लिया है, अग्रीमेंट प्रोवाइड किया, तो आपको नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करना होगा। टर्म वर्म सब बैंक डिसाइड करेगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। डन। फर्स्ट डायरेक्टर स्टोरी यहीं खत्म हो गई है। फर्स्ट डायरेक्टर हैज टू बी नेम्ड इन, इफ नॉट नेम्ड इन नहीं हुए तो फिर सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम विल बी आर डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर। अब आते हैं इन तीनों के ऊपर, ठीक है। लास्ट बचे का रोटेशन, उसको हम एकदम शिद्दत से पढ़ेंगे। अभी आते हैं इन तीनों के ऊपर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर एंड एडिशनल डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर की। ऑल्टरनेट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेट? आई हैव अ ऑल्टरनेट मार्कर, इफ दिस डजंट वर्क thereafter I use this one। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को जो रिप्लेस कर दे, किसी भी चीज को जो रिप्लेस कर दे। वेरेस एडिशनल का मतलब क्या होता है? I like using red pen also along with black and hence it is a additional marker। एडिशनल में जो एग्जिस्टिंग वाला होता है वो भी यूज में रहता है और एडिशनल भी यूज होता है, whereas ऑल्टरनेट में एग्जिस्टिंग को रिप्लेस करता है ऑल्टरनेट। बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं
alternate director. Alternate director comes into picture when any director of the company is leaving the country, not state, leaving the country. Companies एंड 1956 के अंदर था state, 2013 में क्या वर्ड है, country. So any person leaving the country for a period of at least 3 months, उसकी जगह पे जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है उसे कहा जाता है एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर. ऑल्टरनेट डायरेक्टर कब अपॉइंट किया जाता है? इफ ओरिजिनल डायरेक्टर इज लीविंग द कंट्री फॉर at least 3 months. If original director is leaving the country for at least 3 months, when original director is leaving the country for at least 3 months, वहां पे उसकी जगह पे अपॉइंट किया जाता है एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर को. वहां उसकी जगह पे अपॉइंट किया जाता है एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर को. अब यहां पे ध्यान से एक जो गलतफहमी हमारे माइंड में रहती है, हमारे माइंड में क्या रहता है, मैं बोर्ड का डायरेक्टर हूं, बोर्ड पे हूं, हम 7 डायरेक्टर्स हैं और मैं भी एक डायरेक्टर हूं. आई एम लिविंग द कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी और को अपॉइंट करके जाऊंगा एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर. जी नहीं, आप अपॉइंट नहीं करते. कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है. इफ एनी director is leaving the country for a period of 3 months, thereafter the board of directors appoint any other person as a alternate director. Next आता है question of additional director. Additional director क्या होता है? If the board wants to appoint any person as a director, मतलब हमारे यहाँ पर काम है, we want someone as a additional director, हमें हमारे business handle करने के लिए एक person, एक director की जरूरत है. लेकिन directors normally कहाँ appoint होते हैं? यार मैं जनरल मीटिंग का वेट नहीं कर सकता, मैं जनरल मीटिंग तक वेट नहीं कर सकता, तब तक बिजनेस हैंडल करना मुश्किल हो रहा है. एंड हेंस आई अपॉइंट अ एडिशनल डायरेक्टर टिल द अपकमिंग जनरल मीटिंग. एडिशनल डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टिल द अपकमिंग जनरल मीटिंग. अरे यारो मैं एक डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहता हूं, मैं नॉर्मल प्रोसीजर से अपॉइंट करना चाहता हूं, लेकिन वो नॉर्मल प्रोसीजर तो जनरल मीटिंग में होगा. जनरल मीटिंग अभी 6 महीने बाद है. यारो मैं 6 महीने तक रुकूंगा तो मेरा बिजनेस हैम्पर होगा. एंड हेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव पावर टू अपॉइंट अ डायरेक्टर, up till upcoming जनरल मीटिंग. अंटिल अपकमिंग, जो इस जनरल मीटिंग पे फिर आप उसको कोशिश करेंगे नॉर्मल डायरेक्टर बनाने की जनरल मीटिंग पे, लेकिन तब तक वो क्या बना रहेगा? एक एडिशनल डायरेक्टर. एडिशनल डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर जो आपको अपने बिजनेस के, मैं क्या कह रहा हूं अभी आराम से समझो, लिखने पे फोकस कुछ मत करो, यू विल गेट टाइम, इट्स ओके. समझो इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो इस पे हम 10 मिनट एक्स्ट्रा भी देंगे तो फर्क नहीं पड़ता, एकदम आराम से. एडिशनल डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर व्हेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फील्स, व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फील्स कि नहीं यार एक डायरेक्टर की जरूरत है, लेकिन जनरल मीटिंग का वेट नहीं. जनरल मीटिंग पे हम लोग उससे डायरेक्टर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक हम वेट नहीं कर सकते, तो हम उसे अपॉइंट करते हैं तब तक एक एडिशनल डायरेक्टर. बोर्ड को पावर दे दी. अब आप सोचिए बोर्ड ने क्या सोचा? बोर्ड ने सोचा डी को अपॉइंट करना है एक कंपनी को एज अ डायरेक्टर. डी को शेयर होल्डर की मीटिंग में ले जाया गया कि इस डी को हमें डायरेक्टर बनाना है. शेयर होल्डर्स ने क्या कर दिया? उसे रिजेक्ट कर दिया. शेयर होल्डर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसे कैसे शेयर होल्डर रिजेक्ट कर दिया? जैसी बोर्ड मीटिंग, जैसी जनरल मीटिंग खत्म हुई 2 दिन बाद उन्होंने डी को अपॉइंट कर दिया एक एडिशनल डायरेक्टर. बोर्ड के पास पावर है अपॉइंट करने की, उन्होंने अपॉइंट कर दिया. ये डी कब तक काम करेगा? अप टिल अपकमिंग जनरल मीटिंग. अपकमिंग जनरल मीटिंग मतलब 11 महीने 28 दिन बाद. चलो 11 महीने 28 दिन तक वो काम किया, वापस जनरल मीटिंग आई. जनरल मीटिंग वापस कोशिश किया गया उसको एक डायरेक्टर बनाने का, शेयर होल्डर्स ने वापस रिजेक्ट कर दिया. रिजेक्ट हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 2 दिन बाद वापस उसे क्या बना दिया? ये तो पर्पस डिफीट हो जाता. ये तो पूरा पर्पस ही डिफीट हो गया ना कि शेयर होल्डर्स को पावर देने का, इफेक्टिवली पावर को एक्सरसाइज कौन कर रहे हैं? एंड हेंस एक नोटिफिकेशन आया कंपनीज एक्ट का. दैट नोटिफिकेशन क्लियरली सेज इफ एनी पर्सन has tried to be a director at the general meeting and is being rejected by the shareholders,
एंड इज बीन रिजेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, फिर उसे आप एडिशनल डायरेक्टर नहीं बना सकते। आप सिर्फ अपनी नीड के लिए ये पावर यूज कर सकते हैं, आप पर्पस डिफीट नहीं कर सकते सेक्शन का। तो अगर किसी को रिजेक्ट किया गया है तो उस पर्सन को आप एडिशनल डायरेक्टर फिर नहीं बना सकते। बिल्कुल ठीक है। लास्ट आता है पॉइंट ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी रिफर्स टू, कैसा हो रहा है यारों, हमारी कंपनी में 10 डायरेक्टर्स थे, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, एकदम से एक डायरेक्टर की डेथ हो गई, डेथ हो गई, अभी डेथ हो गई, अब जनरल मीटिंग होने वाली कितने टाइम बाद, 4 मंथ्स बाद, एग्जाम्पल 4 मंथ्स बाद, 4 मंथ्स बाद जनरल मीटिंग होने वाली है। अब ये 4 मंथ्स तक बिजनेस कैसे मैनेज करेंगे, और जनरली डायरेक्टर अपॉइंट कहां पे होते हैं, तो मैं क्या उसको बोलूं भाई रुक जा 4 महीने बाद निपट, अरे मतलब हमारे लिए कन्वीनियंस रहेगा भाई, अभी बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी 4 महीने के लिए, तो अभी 4 महीने के लिए मरो मत प्लीज। अरे इज इट पॉसिबल टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, मतलब किसी भी पर्सन का डिस्क्वालिफिकेशन होना, उसका रिमूवल होना, उसने कोई फ्रॉड किया था पकड़ा गया, उसकी डेथ हो गई, ऐसे कोई भी, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, अनफोर्सिएबल सर्कमस्टेंसेस, अनफोर्सिएबल सर्कमस्टेंसेस साल के बीच में आ गए और किसी डायरेक्टर को छोड़ना पड़ा, साल के बीच में आ गए और किसी भी डायरेक्टर को अगर छोड़ना पड़ा तो उसे कहा जाता है कैजुअल वैकेंसी, उसे कहा जाता है कैजुअल वैकेंसी। आप लोग एक बार देखिए अपने नोट्स में कैजुअल वैकेंसी दिख रहा है आपको, पेज 37 पे कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी मैं किसी रीजन से लाया हूं, हम वापस बोर्ड पे आ जाएंगे बस 1 मिनट में। कैजुअल वैकेंसी मींस वैकेंसी अराइजिंग आउट ऑफ, सब लोग ध्यान से यहीं पे रहिए, कैजुअल वैकेंसी, आप मुझे बोलते रहिए कौन कौन सी चीजें लिखी है, वैकेंसी अराइजिंग आउट ऑफ डेथ, चलिए लिख दिया मैंने डेथ, और रेजिग्नेशन, और डिस्क्वालिफिकेशन, और रिमूवल, और लास्ट क्या है, आपका कहना है कि ये सब क्या होती है, कैजुअल वैकेंसी होती है। यारों मैंने आपको क्या बोला, अनफोर्सीन होना चाहिए, वो चीज पहले से फोर्सी नहीं कर सकते। डेथ फोर्सी कर सकते हैं क्या, मैं और आप तो नहीं कर सकते, मतलब नॉर्मल लोग तो नहीं कर सकते। रेजिग्नेशन फोर्सी कर सकते हैं, अरे रेजिग्नेशन भी उस पर्सन ने एकदम से छोड़ दिया ना, आप क्या कर लेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन, अभी हम एक सेक्शन पढ़ेंगे 164, डिस्क्वालिफिकेशन आएगा, क्या वो पहले से फोर्सी कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। रिमूवल, फ्रॉड किया उसने, निकालना ही पड़ेगा क्या, चलने देंगे हम 3 महीने और काम कर लो, नहीं। रिटायरमेंट, रिटायरमेंट तो ऑफ कोर्स उसका कहां पे होगा, जनरल मीटिंग भी होगा, तो क्या रिटायरमेंट कभी भी कैजुअल वैकेंसी हो सकता है, नहीं हो सकता। एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, टेन्योर एक्सपायर कहां पे होगा, जनरल मीटिंग पे ही होगा। सुनिए ध्यान से, रिटायरमेंट and expiry of tenure does not amount to casual vacancy, because आप सोचिए ना, रिटायरमेंट कभी साल के बीच में क्यों करेंगे, हमें पता है कि अपॉइंट करने की पावर कहां पर है, जनरल मीटिंग, हम किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करें फॉर 5 इयर्स, तो 5 इयर्स स्टार्ट होंगे जनरल मीटिंग, एंड होंगे जनरल मीटिंग पे, तो हमेशा एक्सपायरी ऑफ टेन्योर या फिर रिटायरमेंट कभी भी साल के बीच में नहीं होगा, तो इसको कैजुअल वैकेंसी नहीं। अरे मेरा कहना है क्या ये दोनों फोर्सिएबल हैं या नहीं है, बताओ, पहले से पता होता है, रिटायरमेंट भी पहले से पता होता है, एक्सपायरी ऑफ टेन्योर भी, एंड हेंस वो कैजुअल वैकेंसी नहीं होते। कैजुअल वैकेंसी वो होता है जो आप फोर्सी नहीं कर सकते। नोट्स में उन दोनों चीजों को भी कट कर दीजिए वहीं पे, रिटायरमेंट और एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। चलिए, तो अगर कैजुअल वैकेंसी हो रही है, अगर ऐसा केस है, इट इज अ केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, तो वहां पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गेट्स अ पावर टू अपॉइंट, क्योंकि क्या करेंगे हम, मीटिंग के लिए रुक तो नहीं सकते, जनरल मीटिंग के लिए रुकेंगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा, एंड हेंस दीज आर 3 केसेस वेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गेट्स अ पावर टू अपॉइंट, वेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गेट्स अ पावर टू अपॉइंट। एकदम आराम से इस डायग्राम को देखिए एक बार, दिस डायग्राम कवर्स द एंटायर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे पहले जनरली फर्स्ट डायरेक्टर्स कहां अपॉइंट होते हैं, मुझे बताइए आप लोग, एओए में नाम लिखा होगा, अगर एओए में नाम नहीं लिखा है तो फिर खत्म। उसके बाद में जनरली कहां अपॉइंट होंगे, जनरल मीटिंग पे, वहां पे कंसेप्ट पढ़ना है हमें, रोटेशन ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद में 3 केसेस में बीओडी को पावर थी, ऑल्टरनेट और कैजुअल वैकेंसी। उसके बाद में स्मॉल शेयर होल्डर भी अपॉइंट कर सकते हैं, एक डायरेक्टर उसका नाम होता है स्मॉल शेयर होल्डर, और नॉमिनी को अपॉइंट कर सकता है बैंक। स्मॉल शेयर होल्डर को लेकर लिमिट पड़ी, कौन लोग होते हैं जिन्हें स्मॉल शेयर होल्डर कहा जाता है, एंड हु कैन अप्लाई,
1000 और 1/10। ये तीनों चीजें क्लियर है तीनों डायरेक्टर्स के बारे में? इन तीन केस में बोर्ड को पावर मिलती है। जो हमारा बाकी है दैट इज सिंपल रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स। सब लोग ध्यान से एकदम, ये लोअर पार्ट एंड तक नहीं दिख रहा होगा ना क्लासरूम के? लोअर पार्ट नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है? कौन से एरिया को नहीं दिख रहा है? ओके यहाँ फर्स्ट बेंचेस को नहीं दिख रहा है क्या लोअर पार्ट? चलिए एकदम आराम से रोटेशन पढ़ाना चाह रहा हूं मैं। एक बार बताइए ये पार्ट सबको दिख रहा है क्या? ये पार्ट सबको दिख रहा है क्या? नहीं हमें तो सर पहले का भी नहीं दिख रहा था। ये क्या? चलिए यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है क्या मेजॉरिटी को? यहाँ पे प्लीज कंफर्टेबल है ये पार्ट में? लेट्स रैप अप रोटेशन हियर ताकि एक ही चार्ट में हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सब लोग ध्यान से, व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ इज वी आर स्टडीइंग रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स का कंसेप्ट। रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोविजन आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। रोटेशन ऑफ डायरेक्टर, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोविजन। देखिए द प्रॉब्लम विद डायरेक्टरशिप इज, डायरेक्टर में क्या आता है यारों, इट्स टू यूज अ पोस्ट, इट्स टू मच रिस्पेक्टेबल अ पोस्ट। मतलब कैसा है, कंपनी में किसी इंप्लॉय को निकालना इज ओके, काम नहीं के निकाल देंगे ना, लेकिन किसी डायरेक्टर को निकालना इज टू मच। एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मींस वन ऑफ द टॉप मोस्ट पोजीशन। यार वहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, कुछ लोग जैसे तैसे मेहनत करके एक बार पहुंच तो गए, एक बार पहुंच गए उसके बाद में दे आर नॉट वर्किंग, दे आर नॉट एफिशिएंट। अ फ्यू डायरेक्टर्स आर वेरी एफिशिएंट एंड अ फ्यू डायरेक्टर्स आर नॉट। अब यारों डायरेक्टर मींस समवन हु इज गेटिंग पेड इन क्रोर्स, उनकी सैलरीज क्रोर्स में जा रही है, और वहां पे इफ अ पर्सन इज नॉट एफिशिएंट तो कहीं ना कहीं देयर was a need of a mechanism, ध्यान से समझिएगा, there was a need of a mechanism to weed out the inefficient directors from the board। कि हमारे बोर्ड पे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, उनमें से इनएफिशिएंट डायरेक्टर्स को हम वीड आउट कर सकें, उसके एक मैकेनिज्म की जरूरत थी, एंड द मैकेनिज्म इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे पहली चीज रोटेशन क्या कहता है? रोटेशन ऑफ डायरेक्टर का जो सबसे पहला क्लॉज है, सबसे पहला क्लॉज कहता है एट लीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स, एट लीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स मस्ट बी रोटेशनल। मतलब आपकी कंपनी में जो टोटल डायरेक्टर्स हैं उनमें से 2/3 डायरेक्टर्स मस्ट बी रोटेशनल। 2/3 डायरेक्टर्स मस्ट बी रोटेशनल मतलब ये 2/3 लोग वो गेम खेलेंगे रोटेशन वाला, बाकी 1/3 वो गेम नहीं खेलेंगे, बाकी 1/3 यू कैन से, देखिए वैसे तो परमानेंट डायरेक्टर कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, बट बाकी 1/3 आर काइंड ऑफ परमानेंट, वील रैदर से नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स। वो लोग फिक्स हैं। अरे आप सोचिए रिलायंस में क्या मुकेश अंबानी को रोटेशनल रखेंगे क्या? निकाल दिया इस बार, कहीं ना कहीं नहीं रखेंगे ना, तो वो अपने आप को कहां पे रखते हैं? नॉन रोटेशनल। 1/3 हो सकते हैं ऐसे टोटल डायरेक्टर्स के, तो टोटल डायरेक्टर्स के 2/3 कैसे होने चाहिए? रोटेशनल। मतलब मान लीजिए टोटल डायरेक्टर्स हमारी कंपनी में है 9, तो कम से कम कितने होने चाहिए रोटेशनल? 6। कम से कम 6 होने चाहिए रोटेशनल डायरेक्टर्स। आउट ऑफ दीज रोटेशनल डायरेक्टर्स out of these 2/3 rotational directors, 1/3 must retire at each AGM। मतलब 9 का 1/3 कितना हो गया? 3। यहां पे आपको 1/3 लेना है किसका? 6 का। 6 का ध्यान से, सबसे पहले 2/3 लिया, उसके बाद में 1/3 किसका लेंगे? रोटेशनल डायरेक्टर्स का। Out of the rotational directors 1/3 must retire at each AGM। तो यहां पे कितने आ जाएंगे? 2। यहां पे आ जाएंगे 2। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स। वापस एक बार कह रहा हूं, पहले ये प्रोविजन और डिटेल में जाएंगे, हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले रोटेशनल डायरेक्टर्स की बात करी, कंपनी के टोटल डायरेक्टर्स में से 2/3 होने चाहिए रोटेशनल, उन 2/3 एट लीस्ट 2/3 मस्ट बी रोटेशनल। आउट ऑफ दीज रोटेशनल 1/3 मस्ट रिटायर एट ईच एजीएम। अब यार तकलीफ क्या हो गई, हमारी कंपनी टोटल डायरेक्टर्स थे 9, 3 तो यहाँ पे सिक्योर हो गए, नॉन रोटेशनल बन गए, 6 हो गए रोटेशनल। अब ये जनरल मीटिंग है तो सब लोग आपस में लड़ने लगे, ए तू जाना, ए तू जा। अरे मतलब कहीं ना कहीं समझिए 2 डायरेक्टर्स विल रिटायर, 2 डायरेक्टर्स विल रिटायर, तो यार हाउ टू डिसाइड विच 2 डायरेक्टर्स विल रिटायर? अपॉइंटमेंट जिनका पहले हुआ था वो पहले रिटायर होंगे।
वेरी सिंपल फंडा, जिनका पहले अपॉइंटमेंट हुआ था वो पहले रिटायर होंगे। चलिए आपने मुझे बताया जिसका पहले अपॉइंटमेंट हुआ पहले रिटायर होंगे, चलिए देख लेते हैं आपके लॉजिक से। आपके लॉजिक से आपका कहना है, मान लीजिए मेरे पास डायरेक्टर्स हैं ए बी सी डी ई एफ। कितने डायरेक्टर्स हैं? ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई एंड एफ, ये 6 डायरेक्टर्स हैं। ये लोग इसी सीक्वेंस में अपॉइंट हुए थे, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई और एफ। इस बार 2 डायरेक्टर्स रिटायर होने, ठीक है। कौन लोग रिटायर होंगे? ए अकेला कैसे, 2 होने ना, ए और बी। ए और बी इस बार रिटायर होंगे। चलिए ठीक है, आपने कह दिया ए और बी रिटायर होंगे। ए और बी जो यहाँ पे रिटायर हो रहे हैं, क्या उन्हें जबरदस्ती जाना ही होगा और दे कैन बी रीअपॉइंटेड? देखा, रोटेशनल डायरेक्टर का सबसे अच्छा फंडा क्या है कि अगर आपको वो लोग पसंद है ना तो यू कैन वेरी वेल रीअपॉइंट देम। तो यहाँ पे 1/3 मस्ट रिटायर एट ईच एजीएम एंड दिस इज सब्जेक्ट टू रीअपॉइंटमेंट। रोटेशनल, मुझे बताइए 10 का 2/3 क्या होता है एग्जैक्टली? 6.66। तो यहां पे क्या करें हम लोग? 7। मान लीजिए आजा था 6.33, तो क्या करते हैं? 6। ऐसा करते यारो। It is always rounded off to next number. मुझे बताइए अगर 13 होता, 13 का 2/3 कितना होता है? सर क्या कुछ भी, सर ऐसे कौन करता है? एट लीस्ट 2/3 मस्ट बी रोटेशनल। जब मैंने पढ़ाया था मैंने कहा था 2/3 होने चाहिए, एट लीस्ट 2/3 मस्ट बी रोटेशनल। तो अगर आप राउंड ऑफ करके कम कर देंगे तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी हो जाएगी ना, 2/3 का कंप्लायंस नहीं होगा। एंड हेंस ध्यान रखिएगा जब भी आप यहां पे फ्रैक्शन में आता है, इट हैज टू बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट नंबर। लेकिन यारों क्या मैंने यहां पे कुछ लिखा है कि एटलीस्ट? यहां पे इट इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट। यहां पे इट इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट। यहां पे अगर 3.33 आ रहा है दैट इज टेकन एज 3, और यहां पे कभी 3.33 अगर आता है दैट इज विल बी टेकन एज 4। राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट नंबर एंड राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट, बिकॉज यहां पे द वर्ड यूज्ड इज एट लीस्ट, और यहां पे एटलीस्ट यूज नहीं हुआ है। एकदम डेप्थ में गए, एकदम आराम से, एकदम इजी टू गो। इतना बेहतरीन कंसेप्ट है यारों ये, जिससे कि अगर मान लीजिए क्या हुआ, सी हमें पसंद नहीं था, इस एजीएम पे सी का नंबर आएगा, तो अब क्या करेंगे आप? सी को सबसे पहले तो आप रिटायर करते हैं और फिर आप रीअपॉइंट करते हैं। आपने एक बार रिटायर कर दिया, उसके बाद में अगर वो पसंद नहीं तो आप उसे रीअपॉइंट करेंगे क्या? नहीं। चलिए मान लीजिए सी बहुत स्मार्ट था, सी को पता है उस अगली जनरल मीटिंग में सी और डी दोनों रिटायर हो रहे थे, तो सी ने क्या ट्राई किया? सी जब रिटायर हुआ, सी ने इस तरह से डी के कंधे पे हाथ रखा और बोला क्या अब हम दोनों को फिर से अपॉइंट करना चाहते हैं? अब यारों शेयर होल्डर्स तो डिलेमा में आ गए। शेयर होल्डर्स डी को तो अपॉइंट करना चाहते हैं लेकिन सी को अपॉइंट करना चाहते नहीं हैं। क्या ऐसी कोई चीज अलाउड रहेगी क्या? नहीं। वोटिंग, रीअपॉइंटमेंट के लिए जो वोटिंग है दैट हैज टू बी इंडिविजुअली, दैट हैज टू बी इंडिविजुअली। आप रीअपॉइंटमेंट की वोटिंग कभी भी एक से ज्यादा लोगों की साथ में नहीं ले सकते। दैट हैज टू बी individually, voting has to be individual. That is about rotation of director. इस तरह से at every general meeting कुछ directors इस तरह से at every general meeting directors retire होते हैं फिर reappoint किए जाते हैं। एक और चीज यहां से, एक चीज तो हमें समझा सर कि कैसा होगा, जो लोग रिटायर होते हैं वही reappoint हो रहे हैं, तो इस चेन में अगर किसी नए पर्सन को आना है तो वो कैसे आएगा? यारों there is a beautiful concept of special notice. स्पेशल नोटिस, स्पेशल नोटिस हम पढ़ेंगे, अभी यहां पे नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ एक रफ आइडिया देता हूं। एक रफ आइडिया तो कैसा होता है यारों, मान लीजिए किसी नए पर्सन को अपॉइंट होना है डायरेक्टर, यहां पे तो कौन अपॉइंट हो सकता है? जो कि रिटायर हो रहा है वो रीअपॉइंट होता है। नए बंदे को डायरेक्टर बनना है तो कैसे बनेंगे? द कंसेप्ट ऑफ स्पेशल नोटिस। जनरली नोटिस कौन देता है? जनरली नोटिस देते हैं कंपनी टू शेयर होल्डर। जनरल मीटिंग हो गई, कोई भी कॉज है तो कंपनी नोटिस देती है शेयर होल्डर्स को, लेकिन स्पेशल नोटिस इज अ नोटिस व्हिच इज गिवन बाय शेयर होल्डर्स टू द कंपनी। कि देखो सुनो, आप जनरल मीटिंग कर रहे हो, आपने मुझे ये 4 चीजें बताई कि जनरल मीटिंग में होने वाली है, मैं चाहता हूं इस 4 के साथ ये एक और चीज भी ऐड
करो, आई एज अ मेंबर कैन गिव अ स्पेशल नोटिस टू द कंपनी। अभी करंटली दो चीजों के लिए स्पेशल नोटिस आप दे सकते हैं, एक डायरेक्टर के लिए और एक ऑडिटर के लिए, डायरेक्टर और ऑडिटर के लिए। तो आप चाहें तो इन लोगों को किसी को भी अपॉइंट करना चाहें तो आप एक स्पेशल नोटिस दे सकते हैं। उस मेथड से न्यू पर्सन कैन बी इंसर्टेड एज कंपनीज डायरेक्टर, एज कंपनीज डायरेक्टर। हम स्पेशल नोटिस एक और बार देखेंगे तब अच्छे से देखेंगे स्पेशल नोटिस। चलिए सब लोग यहां पे, दिस इज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। आई बिलीव अपॉइंटमेंट डायरेक्टर एक एक चीज एकदम क्लियर है भी यहां पे। उस डायग्राम को और बेटर तरीके से जो भी आप एड ऑन करना चाहते हैं करके वहीं पे रैप अप कर लीजिए। Take 4-5 minutes, it is okay, but just get done with the entire appointment of directors here itself. Thereafter we'll wrap up the rest of the chapter. Yeah. जो भी बचा है आप पेन डाउन कर लीजिए आराम से। श्योर यू हैव दिस काइंड ऑफ स्मॉल डायग्राम चार्ट, जिससे कि आप एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज कर सके। अदरवाइज रिविजन इज ऑलवेज डिफिकल्ट इन कंपनीज एक्ट, एंड एग्जाम में आपको एक्सप्रेस करने के लिए भी टाइम कम है, तो यू कैन ऑफ कोर्स यूज दिस डायग्राम्स इन द एग्जामिनेशन एज वेल। चलिए 2 more minutes, I'll say 1 more minute and just let's start. Yeah. वन थर्ड, या देखिए हम बात करते हैं अगर 1/3 की, तो 1/3 मस्ट रिटायर का गया, तो वहां पे उन्होंने एक लेट्स मूव फॉरवर्ड। या चलिए यारों आ जाइए यहां पे। हम लोग अब बात करते हैं अबाउट, देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एकदम क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है। चलिए अब हम जाते हैं ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिन। डिन डिन क्या है यारों? अभी हम जब देखेंगे क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ डायरेक्टर सेक्शन 164, वहां पे यू विल रियलाइज ईच एंड एवरी डायरेक्टर मस्ट हैव अ डिन। जैसे कि हर एक टैक्स पेयर के पास में पैन होना चाहिए, हर एक डायरेक्टर के पास में डिन होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपलसरी कर दिया गया है। उसको लेकर कुछ माइन्यूट प्रोविजन है जो आपके नोट्स में है। सबसे पहले देखिए, जैसे ही किसी भी पर्सन को डिन मिलता है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, द पर्सन हैज टू गिव द डिन, रिपोर्ट द डिन टू द कंपनी विद इन 1 month, एंड कंपनी हैज टू रिपोर्ट द डिन टू आरओसी विद इन 15 days। नथिंग मच टू वरी अबाउट हियर, एकदम कंफर्टेबल, सिर्फ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। 30 days में आपको देना है, कंपनी को 15 days में देना है। चलिए एक और चीज ध्यान रखिएगा, सजेशन व्हेन यू विल बी स्टडिंग कंपनीज एक्ट, जब आप पढ़ते हैं 80% और रेदर आई कैन से 85 to 90% केसेस में आरओसी को जब भी आपको कोई चीज का भी कंप्लायंस करना है, द टाइम लिमिट इज 30 days। द टाइम लिमिट इज 30 days। तो व्हाट यू डू, जनरल डिफॉल्ट तो 30 days ही है। जहां जहां पे आपको 30 days से अलग कोई चीज मिलती है, से 15 days मिला, उन सबको आप पेन डाउन कर लीजिए एक जगह पे। कहीं पे 15 days, कहीं पे 7 days अगर मिल रहा है, हार्डली पूरे कंपनी लॉ में हमारे सिलेबस के लुकआउट सबको मिलेगा एट 15 to 20 से 30 प्लेसेस मैक्सिमम कह रहा हूं मैं। तो कैसा है कि आपने वो सारे पेन डाउन कर लिए, तो आपको सिर्फ वही याद रखने हैं, उनके अलावा सब जगह क्या हो जाएगा 30 days। तो आपके पास हर जगह पे एग्जाम में एक बहुत वैलिड पॉइंट लिखने के रहेगा कि इट हैज टू बी रिपोर्टेड टू आरओसी विद इन 30 days, और जहां पे 7 days या 15 days है वहां पे वो। तो पेन डाउन 30 days याद मत रखिए, 7 और 15 याद रख लीजिए, सो दैट बचे हुए सारे 30 days। चलिए यहां पर आते हैं उसके बाद में हाउ टू ऑब्टेन डिन। एकदम आराम से आपने क्या करना है, एमसीए के पोर्टल से, एमसीए के पोर्टल से एक फॉर्म DIR 3 डाउनलोड करना है। सबसे पहले फॉर्म DIR 3 डाउनलोड होगा, फिर उस DIR 3 फॉर्म को आप भरेंगे, भरने के बाद उसे आप वापस अपलोड करेंगे, और अगर कुछ चेंजेस होगा तो आप बताएंगे। ये डिन का प्रोसीजर है। अब इसमें और क्या कर सकते हैं यारों, वेरी इजी। फॉर्म डाउनलोड करना है,
सारी डिटेल्स दे दी, अपलोड कर दिया, देर आफ्टर अगर कोई भी चेंजेस भी होते हैं चेंजेस हमें वापस उनको इन्फॉर्म करने हैं, दैट्स इट, देयर इज नथिंग मच टू वरी अपॉन। लेकिन ऐसा है कि दिन पे आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन दिस टाइम, इस बार दिन पे एक क्वेश्चन हो सकता है, समथिंग और द अदर दिन पे एक क्वेश्चन हो सकता है, तो इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा, जहां पे भी दिन का प्रोविजन मिले तो उसको एक बार केयरफुली रीड करिएगा। अब एकदम शांत, अब इस चैप्टर का रुख मुड़ रहा है, एकदम ध्यान से। अब इस चैप्टर के अंदर हम एक अलग पार्ट पे जा रहे हैं, अब इस चैप्टर के अंदर हम एक अलग पार्ट पे जा रहे हैं। द अदर पार्ट इज गोइंग टू बी along with a few sections, एकदम easy to go, एकदम easy to go। चलिए चलिए सब लोग यहाँ पे एकदम कंफर्टेबली, पूरा फोकस यहाँ पे यारों, यहाँ पे अगेन वापस कह रहा हूँ, थोड़ा सा अभी उतना 20-25 मिनट का सेट नहीं है, अगले 3 मिनट का सेट है, वो एक बार फोकस कर लो, ठीक है ना। कुछ सेक्शंस कह रहा हूँ, जनरली आई डोंट गो आफ्टर कि आपको सेक्शंस याद करनी चाहिए, आई डोंट से बहुत सारे सेक्शंस याद करो, बट कुछ सेक्शंस याद होंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, कुछ सेक्शंस याद होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सब लोग यहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले आई एम आस्किंग यू टू रिमेंबर सेक्शन 164। 164 refers to disqualification, 164 is disqualification, 167 is vacation। अभी हमारा टॉपिक ये होगा, हम इन दोनों को डिस्कस करने वाले हैं, विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन एज वेल एज वेकेशन, बहुत अच्छे से इस पे जनरली मतलब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 164 167 इसका डिफरेंस भी समझना इंपॉर्टेंट है और इन दोनों के प्रोविजन समझना इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 165 इज अबाउट डायरेक्टरशिप। देखिए नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, सब लोग ध्यान से, एक तो होता है एक कंपनी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, दैट इज 15। एक है डायरेक्टरशिप, दैट एक डायरेक्टर कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, एक डायरेक्टर कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, उसके लिए द लिमिट इज आउट ऑफ विच कैन बी पब्लिक कंपनीज। सब लोग यहां पे डायरेक्टरशिप, अ पर्सन अ डायरेक्टर कैन बी अ डायरेक्टर इन मैक्सिमम 20 कंपनीज आउट ऑफ विच 10 कैन बी पब्लिक कंपनीज। एकदम इजी टू गो। यहां इस लिमिट में सेक्शन 8 कंपनी इज एक्सक्लूडेड। कुछ भलाई का काम कर रहे हैं, कहां लिमिट में आओगे, ठीक है ना। सेक्शन 8 कंपनी कौन सा है, नॉट प्रॉफिट वाला, तो उसको इस लिमिट में नहीं है, उसको इस लिमिट में इंक्लूड नहीं किया है। तो एक हो जाता है ये वाला सेक्शन 165। फिर आता है 166 एक सेक्शन विच सिंपली टॉक्स अबाउट ड्यूटीज। डायरेक्टर ने अच्छे से काम करना चाहिए, खुद के पास कुछ नहीं रखना चाहिए, सब दूसरों मतलब कुछ अच्छा भली बातें हैं गीता जैसी, तो ड्यूटीज, वेरी सिंपल पॉइंट। 168 169 169 टॉक्स अबाउट रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर, कि एक डायरेक्टर को कैसे निकाला जा सकता है। अगर यारों स्पेशल नोटिस देकर शेयर होल्डर्स चाहे तो एक डायरेक्टर को निकाल सकते हैं, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। और 168 टॉक्स अबाउट रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर, कि अगर एक डायरेक्टर चाहता है तो वो रेजिग्नेशन देकर भी जा सकता है। उसको जब भी रेजिग्नेशन में इतनी सी चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी एक डायरेक्टर छोड़ रहा है उसको रेजिग्नेशन तो देना है कंपनी को, साथ में उसको रेजिग्नेशन की एक कॉपी आरओसी को भी देनी है, और उसके साथ में एक और चीज देनी है, क्या, रीजंस। एक पर्सन जब भी छोड़ रहा है उसका आरओसी को, रेजिग्नेशन और साथ में रीजंस भी देना है। एकदम इजी टू गो। रेजिग्नेशन नॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट रिमूवल, डिस्क्वालिफिकेशन, वेकेशन। अभी हमारा पूरा फोकस रहने वाला है डिस्क्वालिफिकेशन और वेकेशन पे। ये सीरीज आपने याद होनी चाहिए। इस सीरीज में से एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, इस सीरीज में से, मतलब 64 से 69 तक, और उसमें भी 166 पूछा नहीं जाता है जनरली, तो 64 से 69 तक एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो एकदम ध्यान से, 64 इज
164 डिस्क्वालिफिकेशन, 165 डायरेक्टरशिप, 166 ड्यूटीज, 167 वेकेशन, 168 169 रिमूवल. एकदम कंफर्टेबल. स्ट्रेट अवे विल स्टार्ट विथ डिस्क्वालिफिकेशन और वेकेशन. सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्वालिफिकेशन एंड वेकेशन. सबसे पहले वो रैप अप करते हैं कि आखिर डिस्क्वालिफिकेशन और वेकेशन में डिफरेंस क्या होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्वालिफिकेशन एंड वेकेशन. सब लोगों का फोकस यहां पे. whenever a person is becoming a director for the first time on a board. एक पर्सन पहली बार डायरेक्टर बन रहा है. एक पर्सन जब पहली बार उसका टर्म स्टार्ट हो रहा है, जब एक पर्सन पहली बार एक कंपनी का डायरेक्टर बन रहा है, तब उसको सेटिस्फाई करना होता है सेक्शन 164. A person must not be disqualified if he is willing to be a director of a company. 164 कब चेक करते हैं? जब एक पर्सन पहली बार डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहा है. एक बार वो पर्सन डायरेक्टर बन गया तो ड्यूरिंग हिज टेन्योर, जो उसका पूरा टेन्योर है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर he has to make sure that he satisfies 167. वेकेशन. वेकेशन कब अट्रैक्ट होता है? जब वो डायरेक्टर बन चुका है. यार वेकेशन तो तब होगा ना जब आपके पास कुछ ऑफिस होगा. वेकेशन कब होते थे? जब कुछ हमारे पास एक डेडिकेटेड स्कूल होता था, एक डेडिकेटेड कॉलेज होता था, तब तो वेकेशन होते थे. अब जब कुछ है ही नहीं तो वेकेशन होता है क्या? तो वेकेशन कब होता है? एक टेन्योर के टाइम पे. सब लोग यहीं, जब आप एक टेन्योर में हैं तब आपका वेकेशन हो सकता है. तो तब आप 167 को चेक करेंगे. एंड वाइल फर्स्ट टाइम यू आर बिकमिंग अ डायरेक्टर, तब आप चेक करेंगे 164 को. 164 167 की एप्लीकेबिलिटी समझिए. चलिए सब लोग ध्यान से. अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम विल गो ऑन सेक्शन 164. 164 मैंने आपको पूरा का पूरा जो बैरैक्ट से सेक्शन है, वैसा आपके यहाँ पे सामने बैरैक्ट से सेक्शन है, ऑलमोस्ट वैसा का वैसा मॉड्यूल है एज इट इज ये. तो बैरैक्ट इज वेरी सिमिलर टू दिस. सब लोग यहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन हम लोग डायरेक्टली देख रहे हैं. ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फटाफट से हम सारे पॉइंट्स देखेंगे सो दैट इसके अंदर कुछ स्कोप ही नहीं बचे. फर्स्ट पॉइंट, चलिए यारों, व्हाट आर वी डिस्कसिंग राइट नाउ? वी डूइंग सेक्शन 164. फर्स्ट पॉइंट इज ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट. हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन. पूरा फोकस है. मैं कह रहा हूं इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, हल्का सा लाइट लोगे क्वेश्चन उठ जाएगा, आपके लिए 5 मार्क्स कॉस्ट करेगा. एंड यारों मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा हम लोग पहले सोचते थे कि किसी के 39 आए मतलब यार ओ यहां पे 39 नाउअडेज इज अ वेरी कॉमन स्टोरी. 38 39 बहुत कॉमन स्टोरी हो गई है. मतलब 2-4 मार्क्स की वजह से फेल होने वाले अब आजकल कम लोग नहीं होते, प्लेथरा मतलब एक पूरा बल्क होता है जो 2-4 मार्क्स की वजह से फेल हुआ. एंड हेंस एक मार्क्स की इंपॉर्टेंस समझिए, एक मार्क्स की इंपॉर्टेंस समझिए. एंड स्पेशली व्हेन इट इज अ टॉपिक लाइक डायरेक्टर, यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट हियर एंड देयर. बिल्कुल ध्यान से यहीं पे सब लोग यहाँ पे 164 की बात कर रहे हैं. सबसे पहला क्लॉज हमारा चल रहा है. सबसे पहला क्लॉज हमारा कह रहा है इफ अ पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट. मतलब अनसाउंड माइंड प्लस डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट. ये क्लियर है? इंटरप्रिटेशन कोई तकलीफ है? नहीं. सेकेंड पॉइंट, ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट. अब यारों कैसा है, इंसॉल्वेंसी को लेके हम सबके कंसेप्ट्स पूरे हिले हुए हैं. सब लोग ध्यान से इंसॉल्वेंसी के कंसेप्ट को आज समझिए पूरा एंड thereafter समझिए. पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 इंसॉल्वेंसी को एक्सप्लेन करता है. सबसे पहले समझिए इंसॉल्वेंसी में होता क्या है. इंसॉल्वेंसी में क्या होता है यारों? सबसे पहले इफ एट ऑल आई वांट टू डिक्लेयर माई सेल्फ एज इंसॉल्वेंट, आई नीड टू गिव अ एप्लीकेशन टू द कोर्ट. मुझे कोर्ट को एक एप्लीकेशन देनी होती है. तो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट ही कहां से होती है? एक एप्लीकेशन से. मैं कोर्ट को एक एप्लीकेशन देता हूं कि हे कोर्ट मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो. अभी तो एप्लीकेशन दी है, उसके बाद में ये एप्लीकेशन पेंडिंग रहती है बहुत टाइम तक. उसके बाद में कहीं जाके कोर्ट उसको कंसिडर करता है और ऑर्डर पास करता है. कोर्ट ऑर्डर पास करता है और मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है. अब मैं यहां पे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका हूं. कोर्ट ने जैसे ही ऑर्डर पास कर दिया, मैं
इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका हूं। बट यार ऐसा नहीं होता कि उसी टाइम पे कोर्ट ने उसका पट्टा बांधा और पट्टा खोला और छोड़ दिया कि भाई आप इंसॉल्वेंट हो, जो करना है करो। कोर्ट उस टाइम पे आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन इंपोज करता है। कोई भी पर्सन अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है तो फॉर एग्जांपल कोर्ट उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन इंपोज करता है, लाइक फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स यू कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स यू कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो उस टाइम तक वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। कोर्ट का ऑर्डर तो पास हो गया, यहां पे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर भी हो गया, लेकिन मान लीजिए ये नेक्स्ट 4 इयर्स तक कोई रेस्ट्रिक्शन रखा है, तो इस 4 इयर्स तक उस पर्सन को कहा जाता है अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। अरे हॉस्पिटल में होता है ना डिस्चार्ज होना और डिस्चार्ज नहीं होना। एक पर्सन को कोर्ट ने ऑर्डर देके इंसॉल्वेंट डिक्लेयर तो कर दिया है, लेकिन अभी 4 इयर्स का कोई रेस्ट्रिक्शन रखा है, 4 इयर्स का कोई रेस्ट्रिक्शन रखा है, तो इन 4 इयर्स दैट पर्सन इज कॉल्ड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर तो हो गया, लेकिन वो अभी क्या है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। जब ये 4 इयर्स पूरे हो जाएंगे, इसके बाद में वो पर्सन कहा जाता है एक डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। उसके बाद में वो पर्सन कहा जाता है एक डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। दैट इज हाउ अ प्रोसीडिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी गोस, कि सबसे पहले एप्लीकेशन पेंडिंग रहती है, फिर कोर्ट कंसीडर करके एक ऑर्डर पास कर देता है। एक बार कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, उसके बाद में कोर्ट रेस्ट्रिक्शन भी रखता है, तो जब तक वो रेस्ट्रिक्शन है तब तक मैं क्या हूं, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। एक बार रेस्ट्रिक्शन भी खत्म होगा फिर मैं बन जाता हूं डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अब पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट सेज ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब जब तक मैं इस पीरियड में हूं आई एम डिस्क्वालिफाइड अंडर पॉइंट 2। सही है गलत, ये समझा सबको। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। He has applied to be adjudicated as insolvent and his application is pending। मतलब क्या, अगर मैं यहां से यहां तक वाली पीरियड में हूं तो भी आई एम अंडर क्लॉज 3। समझा सबको। क्या एक डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट को यहां पे डिस्क्वालीफाई किया है क्या? अ डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट कैन वेरी वेल एक्ट एज अ डायरेक्टर। समझ रहा है सबको। डिस्चार्ज मतलब आपका टाइम पीरियड हो गया है, अब आप डायरेक्टर बन सकते हैं, लेकिन अगर इस पूरे पीरियड में कहीं पे भी हैं तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। कभी भी एग्जाम में आए तो इतना ज्ञान आप मत देना, अगर आपसे पूछा जाए तो ज्ञान देना। अरे कैसा यार, हो सकता है जो एग्जामिनर हो उसको भी सारी चीजें क्लियर नहीं हो, तो कहीं क्यों अपने लिए आप लाइफ को डिफिकल्ट कर रहे हैं। एकदम आराम से, दिस इज हाउ आइडियली इट शुड बी। यहां 2 स्टेजेस पे डिस्क्वालिफाइड हो चुका है, डिस्क्वालिफाइड नहीं है। सेटिस्फाइड आराम से पॉइंट 2 3 से। चलिए लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 रीड करिए ना यार आप लोग, पॉइंट नंबर 4 रीड करिए आप। क्या ब्रेक टाइम मिल गया क्या यार, रीड करो इज्जत से। चलिए सब लोग यहां पे आ जाइए एकदम आराम से। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या क्या कहना है, इफ एट ऑल एनी पर्सन हैज बीन इम्प्रिजन फॉर अ पीरियड अप टू 6 months, अगर वो 6 months तक के लिए इम्प्रिजनमेंट हुआ है, देयर इज नो डिस्क्वालिफिकेशन। कोई डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा क्या आपने? मोर देन 6 months पे लिखा है, 6 months पे कुछ लिखा है क्या? नहीं। If at all any person has been imprisoned for a period of 6 months to 7 years, he is disqualified for a period of 5 years। मतलब जब तक हुआ है 5 साल तक वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। Thereafter, if any person has been imprisoned for a period more than 7 years, permanently disqualified। permanently डिस्क्वालिफाइड। यारो ध्यान से देखिए, वो लोग आपको क्या कहना चाह रहे हैं। वो लोग आपको ये कहना, आपने पूरा रीड किया था, मतलब ये निकल रहा है या नहीं?
इंप्लीकेशन यही है हमारे लिए, इजी टू गो इंप्लीकेशन। अरे यारों वो आपको ये कहना चाह रहे हैं, अरे यारों जो छोटे मोटे चोर उचक्के हैं ना, चलेंगे चलेंगे, अरे चाहिए यारों थोड़े कॉन्टैक्ट्स वगैरह होने चाहिए ना, अरे मतलब छोटे मोटे लोग चलेंगे। लेकिन अगर किसी ने हाँ बड़ा कोई किया है कि आप 6 मंथ से ज्यादा के लिए जेल में हैं, इम्प्रिजन हुए हुए हैं, तो फिर वो 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकता, और 7 ईयर से ज्यादा है तो वो कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। समझा है वाला एकदम कंफर्टेबली? चलिए यारों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। एनी ऑर्डर डिस्क्वालिफाइंग हिम टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, कोई भी अगर कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर है जिससे डिस्क्वालीफाई किया गया है। पॉइंट नंबर 4 का पॉइंट नंबर 5, कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास करके अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया तो डिस्क्वालीफाइड ही है, एकदम क्लियरली कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो आप नहीं बन सकते। 6 पॉइंट, अरे बहुत ही बढ़िया। 6 पॉइंट क्या कहता है, अगर आपको कोई पैसा पेंडिंग था, पेन डाउन करने में टाइम वेस्ट मत करो, मैं टाइम दे दूंगा, अभी समझ लो एकदम अच्छे से, कोई बात नहीं। अगर आपने कॉल्स पे करने चाहिए थे, आपने कॉल्स पे करने थे, आपने कॉल्स पे नहीं किए, आपको ड्यू डेट बताया था कि इस ड्यू डेट पे कर दिए, उस ड्यू डेट से भी 6 मंथ्स हो गए और आपने कॉल्स पे नहीं किए, यू डिस्क्वालिफाइड, यू बीन डिस्क्वालिफाइड। सब लोग देखिए वहां पे क्या ऐसा लिखा है, क्या कॉल्स पे नहीं किए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? उन्होंने क्या लिखा है, ड्यू डेट स्पेसिफाई की, उसके बाद भी अगर 6 मंथ्स तक कॉल पे नहीं किया तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सब लोग देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। 6 पॉइंट, कॉल्स पे करने की ड्यू डेट थी, उस ड्यू डेट से भी अगर 6 मंथ्स तक पे नहीं किया तो वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी एक्टिंग एज टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। एकदम कंफर्टेबल ये पॉइंट भी। चलिए उसके बाद में, he has been convicted for any offense dealing with related party transaction any time during the last preceding 5 years। मतलब क्या, अगर एक पर्सन ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेक्शन 188 के अंदर अगर उसको पकड़ लिया गया तो वो 5 इयर्स के लिए डिस्क्वालीफाइड है। अरे यारों, रेदर देन एडिंग अ न्यू पॉइंट, डोंट यू फील मैं यहां पे लिख दूं कि उस पर्सन को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर पकड़ा गया या फिर 6 मंथ से 7 इयर्स तक का हुआ तो भी वो डिस्क्वालीफाइड कितने पीरियड के लिए हुआ था? 5 इयर्स। वही है ना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में अगर पकड़ा गया तो 5 इयर्स के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट है, अगर उसके पास डिन नहीं है, डिन नहीं है तो डायरेक्टर नहीं बन सकते, डिन नहीं है तो डायरेक्टर नहीं बन सकते। एकदम इजी टू गो, समझा है नहीं? ये हो गए हमारे डिस्क्वाल। एकदम अच्छे से फोकस करना है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपको भले रटने नहीं है पर एकदम अच्छे से समझ में आने चाहिए। अगर केस स्टडी फॉर्म में आए तो एकदम बेहतरीन तरीके से चिपका के आइएगा अलॉन्ग विद सेक्शन नंबर, सो दैट देखिए कैसा है, we'll talk about it later। लेकिन आपकी आंसर शीट इज अ प्रोडक्ट विच यू टू सेल, मतलब दी एग्जामिनर शुड बी फैन कि क्या लिखा है बंदे ने। तो आपको सारे आंसर्स अच्छे से नहीं लिखने होते। आपको लगता है हर एक पर्सन जो टॉपर भी उसके सारे आंसर अच्छे होते हैं? नहीं, लेकिन जो आंसर इनिशियल है या जो आंसर उस बंदे ने पढ़े ना, वो तो एकदम परफेक्ट होने चाहिए। फिर भले ही आप एवरेज आंसर्स भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन कुछ आंसर्स आपके होने चाहिए एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। चलिए, ये हमने देखा डिस्क्वालिफिकेशन। इसके बाद में कुछ और पॉइंट्स भी दिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन। वहां पे क्या दिया है यारों, वहां पे दिया है अगर आपकी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अगर आपकी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। वहां पे 2 चीजें दी गई है। फर्स्ट पॉइंट, इफ योर कंपनी हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 इयर्स। अगर आपकी कंपनी ने 3 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किए, एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए, तो उस कंपनी के सारे डायरेक्टर्स हो जाएंगे डिस्क्वालीफाई। फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, if the company fails to repay the deposits and pay interest, redeem debentures, pay interest, pay any dividend declared, और ये जो पे करने का जो देखो डिफॉल्ट होगा चलेगा, लेकिन अगर ये डिफॉल्ट 1 साल तक कंटिन्यू रहता है तो भी सारे डायरेक्टर्स क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। वापस एक बार रिपीट करूं, मैं प्रोविजन क्या पढ़ा है। कभी ये प्रोविजन क्या कहते हैं, क्लॉज 2 सेकंड वाला सेक्शन क्या कह रहा है, सेकंड सबसेक्शन ये कहता है कि अगर आपकी कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो आपके सारे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो एग्जिस्टिंग सारे डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्या डिफॉल्ट? अगर फाइलिंग डिफॉल्ट है फॉर 3 इयर्स या फिर पेमेंट डिफॉल्ट है और वो पेमेंट डिफॉल्ट आपका कंटिन्यू कर रहा है फॉर 1 ईयर, तो नेक्स्ट 5 इयर्स तक आपके सारे डायरेक्टर्स
डिस्क्वालीफाई होते हैं, आपके सारे डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई होते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहां पर ये पढ़ा है। उसके बाद में एडिशनल ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इतना सा कह रहा है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी चाहे, उसको मस्ती है बहुत, वो चाहता है कि नहीं भाई इतने काफी नहीं है, तो वो और डिस्क्वालिफिकेशन भी ऐड कर सकता है, बस। नेक्स्ट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स। अगर मान लीजिए इनमें से कुछ ऐसा नहीं लगता आपको कोर्ट के ऑर्डर पे डिपेंड कर रहे थे, जैसे कि ये वाला कोर्ट का ऑर्डर वगैरह वगैरह, क्या इंडिया में कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो क्या स्टोरी खत्म हो जाती है क्या? वी कैन अपील। तो वहां पे दिया गया अगर आप अपील भी करते हैं तो यू गेट अ रीजनेबल टाइम, 30 डेज 7 डेज का टाइम पीरियड है कि अगर आप अपील करते हैं तो जब तक आपकी अपील पेंडिंग है और फाइनल कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक भी आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते, तब तक भी आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते। दैट इज सेक्शन 164, दैट इज सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन, दैट इज सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन। एकदम यार सो अभी पेन डाउन करने में मत आओ, 67 बहुत ही इजी जाएगा आपको। सेक्शन 167 की मुझे फर्स्ट पॉइंट रीड करके बताइए, मजा ही आ जाएगा आपको। अरे क्या कह दिया उन्होंने, सब लोग ध्यान से, उन्होंने स्टार्ट ही कैसे किया? 164 हमने पढ़ लिया पूरा, 167 पे आ रहे हैं। उन्होंने 167 कैसे स्टार्ट किया? पॉइंट 1 164 ऐसे कौन करता है? अरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कह दिया कि जो भी आपने यहां पे सारे पॉइंट्स पढ़े ना, इसको यहां से कॉपी पेस्ट कर लो। मतलब जो जो ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन है, दे आर ऑल ग्राउंड्स फॉर वेकेशन एज वेल, दे आर ऑल ग्राउंड्स फॉर वेकेशन एज वेल। समझ रहे हैं सब लोग? तो यहां के सबसे पहला ही पॉइंट क्या कह दिया कि ऑल द पॉइंट्स व्हिच यू रीड हियर, अगर वो पॉइंट्स उसने उसके टेन्योर में, वापस आइए जो स्टोरी मैंने आपको पढ़ाई थी, 164 कब चेक करना है, 167 कब चेक करना है? जब पर्सन पहली बार अपॉइंट हो रहा है तब 164, ड्यूरिंग इज टेन्योर 167। अरे यारों 167 में क्या लिख दिया है? 164 भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको पूरे टेन्योर में भी कहीं ना कहीं 164 के सारे पॉइंट्स को कंप्लाई करना है। समझ रहे हैं? चलिए पॉइंट 1 डन। पॉइंट 2 क्या कहता है? He absents himself from all the meeting of the BOD। चलिए आप लोग पढ़िए पॉइंट नंबर 2। I'll ask you a question. Hardly it will take 2 minutes, हो जाएगा। Have your patience यहीं पे। चलिए पढ़ा आपने? चलिए मेरा आपसे क्वेश्चन है, कैसा हुआ यारों? आई वॉज ए डायरेक्टर, मैंने डायरेक्टर था और मैंने 10 मंथ्स तक कोई बोर्ड मीटिंग अटेंड ही नहीं की, 10 मंथ्स तक कोई बोर्ड मीटिंग